प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री प्रमोद कुमार विज। जवाब है, कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन व उठान के लिए नगर निगम पानीपत द्वारा जिमखाना क्लब के नजदीक सेक्टर 25 पार्ट 2 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। और ख भाग का जवाब है, शहर से एकत्र किए गए कचरे को प्रसंस्करण और अंतिम निस्तारण के लिए प्रतिदिन गांव ताजपुर मुरथल सोनीपत स्थित कचरे से ऊर्जा संयंत्र में ले जाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक तरफ दिलवाना चाहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट जेबीएम कंपनी को दिया गया उसके अंतर्गत उसको पानीपत नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगभग 45 प्राइमरी सेंटर खोलने थे, जहां की डोर टू डोर कलेक्शन के बाद कूड़ा वहां जाएगा और वहां से सेकेंडरी पॉइंट पे जाएगा। आज लगभग 4 साल होने को आ गए हैं, पानीपत कारपोरेशन ने एक भी सेंटर नहीं खोल के दिया, एक भी। आदरणीय विधायक की बात जायज है। जो प्राइमरी सेंटर हैं वो इसलिए खोलने की मंशा नहीं है क्योंकि जैसे ये स्वयं मानते हैं कि जो सेकेंडरी पॉइंट खोला हुआ है वहां काफी गंद होता है, और अगर इस तरह से हम एक ही शहर में कई प्राइमरी सेंटर खोल लेंगे तो वो कई जगह उसको गंद फैलेगा। जहां तक जिमखाना के पास जो जगह की बात है और इनका कहना है कि वो पोश एरिया में है, तो मेरा इनसे निवेदन है कि कोई जगह ऐसी सिलेक्ट करके हमें बता दें तो हम जगह जो है सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर के लिए दूसरी जगह का हम विचार करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैंने सवाल लगाया है सर, इसमें बच्चा 5 साल तक नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो सीढ़ी चढ़ने में भी उसको तकलीफ होती है। 10 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक वो व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है, फिर वेंटिलेटर के ऊपर चला जाता है और अंततः 18 से 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता कि वो अपने बच्चे को चाहकर भी इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकते। अभी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं आया है और अपने बच्चे को तिल तिल पल पल वो मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। इतनी बड़ी बेबसी है। और लगभग हरियाणा के अंदर आज अभी तक 400 से 500 परिवार जो हैं आइडेंटिफाई हुए हैं। सर, मेरा निवेदन है, इसके टेस्ट और इसका जो दवाइयां हैं वो बहुत महंगी हैं और ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। ये रेयरेस्ट बीमारी है, जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चों में आती है और ये पुरुषों में ही आती है, मेल बच्चों में आती है। और इसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगी बीमारी है, तो इसका केंद्र सरकार की योजना के तहत ये 50 लाख रुपए तक का इलाज बच्चा इसमें करवा सकता है। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, केंद्र सरकार ने 10 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो देश में चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा पीजीआई चंडीगढ़ भी है। वो जो वहाँ पर इलाज जिनका होता है वो ही ये 50 लाख वाली सुविधा अवेल कर सकते हैं। मेरे हल्के की 2 मुख्य सड़कें जो इसराना ब्लॉक में तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने हैं, और ठीक इसी प्रकार एक सड़क मतलोडा से उसर गांव की है। सर, ये सड़कें बहुत खराब हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी मेरे हल्के की इन सड़कों का कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों पर इतनी ट्रैफिक आने जाने में असमर्थ हैं, आ ही नहीं सकती हैं। लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है और सरकार उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और जो मैंने सड़क बताई इसराना की तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने, मीडिया को बुलाकर आसपास के गांव ने वहां पर शासन को और सरकार को इस टूटी हुई सड़क का हवाला भी दिखाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा स्पीकर साहब
आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे हल्का इसराना की इन सड़कों को बनाने का काम आप करें। ये निवेदन मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने 11 सड़कें आपके सामने अभी रखी, जिसमें से 8 पीडब्ल्यूडी की है और 3 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। उसमें से 5 सड़कें आज भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है और उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। जहां पैचवर्क की जरूरत है वहां पर 2 ऐसी सड़कें हैं जिनमें रेगुलर पैचवर्क भी हो रहा है। एक सड़क माननीय विधायक की ऑलरेडी टेंडर्ड है, 2 जो 25 करोड़ के अंदर विधायक ने लिखवाई है, 2 सड़कें उसमें डाली गई है और एक सड़क नाबार्ड की जो हमारी ग्रांट है उसके तहत ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई है। जैसे ही केंद्र से पैसा आएगा उसके अंदर टेकअप कर लेंगे। मैं एक चीज जरूर माननीय साथियों को कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी सड़क आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसमें प्रायोरिटी सिर्फ कारपेटिंग का काम होना है, तो हमने कंसर्न्ड एससी और एक्सीएंस को कह दिया है कि विधायकों से दोबारा उनको रिवाइज कर ले, क्योंकि कारपेटिंग का काम जल्दी होगा, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के अंदर समय लगेगा, ग्रांट ज्यादा यूटिलाइज होगी। कि जनवरी के अंदर टेंडर खुल जाएगा और मार्च में सिंहपुरा बोली का आपके कार्य शुरू हो जाएगा। बची हुई जो है वो इन ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस में जो समय लगेगा लगेगा, प्रोसेस को बाईपास तो नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा मैं भी इस बारे में कि जो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी की हैं, आपने बताया कि 2 सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी के उस पीरियड की हैं, वहां तो कम से कम जो जिस ठेकेदार ने काम किया है वो उसके ऊपर काम कर सकता है, उसके लिए तो अलग टेंडर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सड़कें काफी जगह के ऊपर हैं। इनका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर सड़कें हैं उनके ऊपर तुरंत जो है ये, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर भी मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो है डिफेक्ट लायबिलिटी वाली जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिए थे और वो जिस कारण से भी वो खराब हुई हैं, वो देख करके उन सभी सड़कों का इसके ऊपर जो है काम जल्दी करवाएं। अध्यक्ष जी, जब बात आपने रखी डीएलपी की, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है तो जरूर उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे, स्पेशल रोड सेफ्टी ऑडिट भी उसका करवाने का काम करेंगे। आप जरूर उसको, मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, आप लिख के दीजिए। ये गांव बहुत बड़े बड़े गांव हैं, 10,000 की आबादी से ज्यादा बड़े गांव हैं। जैसे सजुमा गांव ऋषि सुखदेव मुनि जी की तपोस्थली है अध्यक्ष जी, और बड़ा गांव है, सारे गांव का पानी वहां उसी तालाब में पड़ता है। और मैं मंत्री जी ने उसको मंजूर भी किया है, करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, परंतु मंत्री जी उसका काम बहुत स्लो स्पीड से चला हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी स्पीड बढ़ाने का काम करें। और पाड़ला गांव भी मंत्री महोदय एक बड़ा गांव है, उसकी भी 10,000 से आबादी ज्यादा है। अध्यक्ष जी, उस गांव के बीच में एक तालाब है, मंत्री महोदय मैं आपके संज्ञान में लेकर के आना चाहता हूं। वो तालाब गांव के बिल्कुल बीच में है। आपने जिस तालाब का सफाई का और उसको सड़क से पानी के खड्डे दूर करने का काम किया है, वो दूसरा तालाब है जो वो गांव के बीच में और बहुत बड़ा तालाब है, वो आज भी पौंड अथॉरिटी की आईडी में नहीं है। और पिछले दिनों वहां पर +2 का स्कूल है जी, और पूरे का पूरा स्कूल भी पानी से भर गया था। मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस तालाब को भी पौंड अथॉरिटी के तहत लेकर के खदवाने का काम करें, ताकि गांव को गंदे पानी से और उसकी निकासी का प्रावधान करने का काम करें। जो पाडला गांव का चौहड़ मंदिर वाला है, उसका काम आपका चला हुआ है, उसको हम गति देने का काम करेंगे। और चक पाडला तालाब, इसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जो आप मेरे ख्याल से मेरे को बताना चाह रहे हैं। ये गांव के बीच में है, ये सरकार की या पौंड अथॉरिटी की आईडी में नहीं है, इसको कृपया लेने का। और बहुत बड़ा तालाब है, पता नहीं किस वजह से वो तालाब छूटा हुआ है, इसको हम डलवाने का काम करेंगे। है तो ये जोहड़ ही होगा, गांव के बीच में बड़ा तालाब है जी, छोटा नहीं, बहुत बड़ा तालाब है। ठीक है जी, इसको भी विधायक जी डलवाने का काम करेंगे। और जो आपने सजुमा गांव के जो 3 जोहड़, तीर्थ तालाब, गारेव तालाब, दरंगो वाला, ये काम आपके प्रोग्रेस में है।
और इनके साथ जो एक आपका दरुंगा वाला तालाब है, ये पशुओं के साफ पानी का तालाब है। और अरमंद वाला है, ये भी पशुओं के साफ पानी का तालाब है। एक बढ़िया वाला है, ये सूखा तालाब है। आपके इनमें से 2 जो गांव हैं, जिसमें सुजमा और सजुमा और पाड़ला, इनमें से एक तालाब आप डलवाने की बात कर रहे हैं, उसको हम पौंड अथॉरिटी को बोल के उसको भी हम उसमें डलवाने का काम करेंगे। और जो 3 गांव और आपके तीनों, इनके भी एस्टीमेट हमने बनवाने शुरू किए हुए हैं। ये तीसरे फेज में हमने डाला हुआ है। इसको भी हम फौरी तौर पे इनको आने वाले समय में इनको सुधारने का काम करेंगे। मेरा सवाल था कि क्या रायपुरानी और कालका स्वास्थ्य केंद्र में कोई ब्लड बैंक स्थापित करने की सरकार की योजना है? तो वो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि नहीं। हमारा रायपुरानी एरिया से कम 50 किलोमीटर दूर, चाहे कोविड का समय था, चाहे डेंगू की बात हो, प्लाज्मा की बात हो, ब्लड डोनेशन की कमी की बात हो, तो कई जगह साधन नहीं, बसों की दिक्कतें, परेशानियां, दूर दराज क्षेत्र से लोगों को या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बड़ी लूट मार वहां पिछले दिनों हुई, जहां बीमारियां फैली आई। तो मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा कि कालका और रायपुरानी में अगर आप ब्लड बैंक स्थापित नहीं करना चाहते तो कम से कम मिनी ब्लड बैंक वहां जरूर स्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जनसंख्या का 1% नेसेसरी है ब्लड बैंक यूनिट लगाने के लिए। पंचकूला की जो 2011 के सेंसस के मुताबिक जनसंख्या है 5,60,000 और जिसको अगर आज का कैलकुलेट किया जाए 6.7 लाख आती है और जिसके मुताबिक पंचकूला की रिक्वायरमेंट बनती है 6,700 यूनिट और यूनिट पर ईयर। और पंचकूला की जो आज कैपेसिटी है वो है 11,160 ब्लड यूनिट्स पर ईयर। तो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ही हम लगाते हैं। पंचकूला में, पंचकूला सिविल अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप बैंक है, कमांड हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप है, 3 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लड स्टोरेज सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रायपुर रानी में है। प्रेजेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज सफिशिएंट। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से एक दरखास्त करूंगा कि आपने गिरदावरी और मुआवजे की बात तो कर दी, लेकिन ये बार बार जो जल भराव की जो समस्या हो रही है, इसके लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाने चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि अब आपने इसमें लिख दिया डीजल और बिजली के पंप सेट से, इससे बात नहीं बनेगी। लो लाइंग एरियाज के लिए बिल्कुल इस चीज के लिए, और बार बार जब आपके पास सर्वे हो रही है, गिरदावरी हो रही है, तो आपके पास है जो लो लाइंग एरिया के लिए एक जो है उसमें कमेटी बना के आइडेंटिफाई करके जो कारण है, उन कारणों को जो है उनको जो है समाधान करा जाए, जिससे कि ये हर बार किसान को इस बात के लिए ना होना पड़े कि उसकी बार बार फसल जो है, हमारे यहाँ तो पानी वैसे ही नहीं है, एक फसल की उम्मीद करते हैं वो ही होती नहीं है, तो दोनों बार में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो ये जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं, जो इतने समय जो निकल गया है, उनकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी? आप हमारे को ये बताएं, उनको किस तरह से आप भरपाई करेंगे? क्योंकि ये हालात जो हैं ये हमारे सबके सामने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, अभी भी ये जो हैं 249 स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया नहीं गया है, और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल में 12,000, और स्टूडेंट्स को जो बुक का किताबों के लिए भी जो पैसा दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया है। तो इस हालात के अंदर हमारे गरीब बच्चे क्या करें, वो कहाँ जाएं, उसके ऊपर आप हमारे को प्लीज जरा रोशनी डालिए। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95,052 थी, जिनमें से 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। हरियाणा के सभी जिलों में 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी,
जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही न भरना है। सही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवाकर अगले 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए। ये ऑनलाइन पोर्टल की जो आप बात करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है। इसको बंद कर दिया जाता है, आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपने अधिकारियों से वहां पे पता करिएगा। ये ऑनलाइन के ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बहुत थोड़े से समय के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो कारण है ये प्रशासनिक है मंत्री जी, और इसको आपको जो है टेकअप करना पड़ेगा ताकि ये बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके। नहीं तो वो पूरे इधर उधर तितर बितर फिरते रहते हैं, बुरे हाल उनके होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जो है आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि ऑनलाइन पोर्टल जो है ये जंजाल ना बन के रह जाए, ये सुविधा बने जो सरकार दे रही है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का है, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है, पोर्टल से सरकार चलानी है तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है? पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा, सरकार भी पोर्टल चलाए, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों ने हमें पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय पे हमें स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये केवल अब एजुकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के पास थी और वो सभी डिपार्टमेंट्स को पैसा दे देते थे, अब डिपार्टमेंट्स को खुद देना है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को इसका दिक्कत आ रही है। तो काइंडली इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करें। और मैं हरियाणा सरकार से यही मांग करूंगा कि उनके आवास के लिए, घुमंतु जातियों के आवास के लिए भी एक बहुत जल्द एक जो योजना माननीय सीएम साहब का सपना है कि प्रत्येक को छत मिले, हर एक निवासी को हरियाणा को उसको सुचारू रूप से हो सके। और मुक्त घुमंतु जाति का हमारा जो बोर्ड बना हुआ है उसको कॉरपोरेशन बनाया जाए ताकि सेंटर्स की बहुत सी स्कीम है, बहुत सा फंड है जो इन कॉरपोरेशन को मिल सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पावर घटाने की बजाय बढ़ाने का कार्य करें। प्रजातंत्र के अंदर 3 टायर हैं। सबसे छोटी पंचायत जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके पास विधानसभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, और तीसरी पार्लियामेंट। किसी की भी कोई पावर घटाई नहीं गई, समय समय पर बढ़ाई जाती है। और बिजली विभाग के ही सब डिवीजन कोसली, एक बुडोली और कोसली का जो जर्जर हालत है, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, कभी भी दुर्घटना की शिकार हो सकती है, उसको भी बनवाया जाए। एक दूसरा मेरा 2018 से के बाद के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, मेरा क्षेत्र सारा ट्यूबवेल सिंचित है, तो उनके कनेक्शन भी कराए जाएं। और एक बहुत बड़ी दिक्कत उसमें आती है, मुस्तर खाते में उनको अलग अलग एफिडेविट मांगा जाता है, जबकि उसका शेयर होल्डर होता है, वो दूसरा देता नहीं है और वो काम पेंडिंग रह जाता है। पिछले साल भी इससे पहले वाले सदन में उप मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था गिरदावरी कराकर उनका मुआवजा दिलाने, कोई कार्रवाई धरातल पे नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं उनका जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर उनको मुआवजा किसानों को देने का काम करें। कोई पावर हमारी जो चुनी पंचायतें हैं सरकार के द्वारा कम नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस मैनुअली था हम उसको टेंडर प्रोसेस में लेके गए हैं। उसकी ड्राफ्टिंग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 12 बजे तक मीटिंग लेके तैयार करवा ली है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख भी करेंगे। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ, ये खुद आप लोग ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट हैं। एक हमारे यहाँ पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, उस स्टेडियम के चारों ओर एक ट्रैक बना हुआ है जो आज टूट गया है, बड़ी जर्जर अवस्था में है। मैंने इसका एक क्वेश्चन भी लगाया था तो माननीय स्पोर्ट मंत्री जी ने उसमें यह आंसर दिया कि इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाएगा। तो मेरी ये मांग है कि वो हमारा ट्रैक बनवाया जाए ताकि वहां पर घूमने वाले हमारे आम जनमानस को बहुत सुविधा मिले।
बहुत गरिमा में पद पे बैठे हैं। ये सड़क का जो ये मामला उठाया माननीय सदस्य ने, ये बहुत ही गंभीर मामला और सारे हलकों के साथ ये हाल हो रहा है कि कमीशन के साथ खाया जाता है और 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के अंदर सारी सड़कें तहस नहस हो जाती हैं। तो आप ये जो 6 महीने में, 2 महीने में, इस तरह आप कोई ना कोई इस तरह से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रावधान बनाया जाए कि जो जिसको भी दी जाती है सड़क, वो अगर ये सही तरीके से नहीं बनाता उसको ब्लैक लिस्ट करिए ताकि वो अगली बार वो सड़क ना बना पाए। और पूरे हरियाणा के अंदर ये मैसेज जाए कि जो भी ये जो ठेकेदार है उसने सही तरीके से नहीं बनाई तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, 2019 में गतौली गांव में लड़कियों को कॉलेज की जमीन दी थी, 10 एकड़ जमीन, वो जमीन दे चुकी है। मंत्री जी बैठे पिछली बार सेशन में, यश भी कराया गया था गतौली कॉलेज की लड़कियों के लिए जी, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं चल रही जी। जो आज हमारे किसान सहम की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना तैयार कराई जाए कि जिससे हमारे उन किसानों को सहम की समस्या से निजात मिल सके। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय अर्थात कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों की ओर दिलाना चाहती हूँ। कौशल रोजगार निगम में पढ़े लिखे युवकों को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम करा जा रहा है। ऐसा लगता है कि निगम पढ़े लिखे युवकों का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। कम से कम सरकार के अधिकारी को ये पावर सारी देते, सब कुछ एक विधि के साथ से वो काम करते, सब कुछ करते, तो तब भी इस बात के लिए संतोष होता कि अधिकारी ठीक काम करके सब कुछ ठीक करेंगे। आपने इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में जिसको आपने टेंडर देना है, इस रिक्रूटमेंट का सब कुछ है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी बीच में आपने डाल दिए। आप तो अच्छे वाले विद्वान हैं, वकील हैं, सारा लैंग्वेज पढ़ेंगे। ये तो जो इंडेंट देते हैं अर्थात जिनको वर्कफोर्स चाहिए, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी मांग सकता है इस कंपनी से, बोर्ड कॉर्पोरेशन भी मांग सकता है, इवन कोई प्राइवेट एजेंसी भी किसी को वर्कफोर्स चाहिए वो इनसे मांग सकता है। प्राइवेट वालों को कोई कंपनी में डाल करके हमने कोई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं बनाया है। ये चर्चा हुई काफी और मंत्री जी ने भी काफी लंबा चौड़ा जवाब दिया और उन्होंने कहा मेरिट पे हमने थे। जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसको तो मेरिट बता रहे हो आप, उसमें नंबर दे रहे हो, भी इतनी आमदनी से कम होना चाहिए, इतनी आमदनी इतनी होगी तो इतने नंबर मिलेंगे। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मेरिट नहीं है। और कौन तय करता है कि किसकी कितनी आमदनी है? परिवार पहचान पत्र से करते हो आप। परिवार पहचान पत्र कौन तय कर रहा है? कोई तहसीलदार है, और जो इनकम सर्टिफिकेट या तो कोई तहसीलदार देगा या एसडीएम देगा या कोई मास्टर दे देगा, जो उसको पहचान पत्र आपने लगा रखा है वो दे देगा। ये एक खिलवाड़ है और इस बात को बिल्कुल हम वो नहीं करेंगे, ये भविष्य के साथ खिलवाड़। मैं आपको एक दिखाता हूं कितना तमाशा हो रहा है इसमें। स्पीकर सर, ये मेरे एक इसको श्रीमती सीमा देवी, ये रोजगार कौशल रोजगार के तहत भर्ती करी गई टीजीटी, और 6/12 को भर्ती करी गई और 9/12 को निकाल दी गई। उसने मिठाई बांट दी, 9/12 को निकाल दिया क्योंकि अब रेगुलर यहां आ गई। तो ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ? ये खिलवाड़ है और ये एक चोर दरवाजा खोला गया है। आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। देखिए, मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता, मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए टीजीटी की ये योग्यता वो पूरी करें, पीजीटी के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें।
और साथ में उनका एचटेट का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार, जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 किया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी के, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा। ये देखो, मैं बात क्या लिखा उसमें? लिखा है पंचकुला के आदेश क्रमांक 6/12/2022 को पीजीटी 2 दिनांक 7/12/22 के अनुसार श्रीमती वाणिज्य प्रवक्ता रेगुलर नियुक्ति होने के कारण उन्होंने 9/12 को पूर्व ज्वाइन किया, जो 6/12 को ऑर्डर दिया था, इसने ज्वाइन किया था। अतः आप अपने दिनांक 9/12 को पूर्वी दोपहर कार्यभार से मुक्त किया जाता है। चलिए, 6 को ज्वाइन किया और मुक्त किया है तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है ना जी? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये तो लिविंग का है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या लिखा है? वो ऑफर लेटर है। स्पीकर साहब, ज्वाइन किया जब तो मुक्त किया है। मैं क्या कर रहा हूँ? अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर लिया। मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया, 9 को मुक्त कर दिया। अध्यक्ष जी, वो तो माना अध्यक्ष जी, मैंने पहले कह दिया है, कुछ गलतियां अगर हुई हैं उनको ठीक करेंगे। ऐसे जो केसेस हम देख लेंगे कि एक बार ज्वाइनिंग हुई है तो उनको वापस जो भी उनकी योग्यता होगी, आखिर हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आएगी। आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वही मैं कह रहा हूँ, आईना खुद तो वही मैं कह रहा हूँ। आईना तो आपने उठाया, दूसरों आईना तो, और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं लेकिन मैं कंसर्न हूँ आपसे नहीं हूँ, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से हूँ, जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है। हम युवाओं को बिल्कुल ये कौशल, युवाओं को नौकरी देना, रोजगार निगम जो है, ये हमारा काम है। के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है, ये नहीं हम बता। आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे करके सीएमआई के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को क्या नहीं, आप अपना पक्ष रख लीजिए। कह रहे और मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं। अगर नहीं वो मेरा नाम लेकर मैं बैठा सुनता रहूं। नहीं, सुनने की बात नहीं है। आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर लेकिन आमने सामने वैसे बहस करना ठीक नहीं है। आप बोलिए, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जब मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर मेरा निवेदन है। मैं तो शुरू में कह दिया था, फिर इन्होंने वो मुद्दा उठाया, फिर और नहीं, जब एक बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि आप बीच में इंटरफेयर ना करें, बीच में इंटरफेयर ना करें। मैं कह रहा हूं, हमने इतना कर दिया है कि इसकी तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग, एक फौज खड़ी हुई थी जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिना रही है कि लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। एक मिनट, उनको मुख्यमंत्री जी, मलिक साहब, भगत मत बनो। आपके इतनी भारी करप्शन है प्रदेश में, कोई पहचान नहीं किसी। आपके लीडर खड़े हैं, वो आपको। लेकिन मैं बहुत सारी बातें करना नहीं चाहता। बात सुनो, इसे मंदिर कहा, और आज भी मैं कह रहा हूँ ये युवाओं के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कई बार कह लिया आपने, कई बार तफसील में जवाब दिया। एक मिनट बात, तफसील में जवाब दिया, लेकिन एंड क्या हुआ? पदनाला वहीं पड़ेगा, ये हमारे को मंजूर नहीं है। ये जो